बिल्कुल, ये डर है तभी सरकार, वो भी मोदी सरकार जो कि कहती है कि हम अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते हैं, वो पीछे हटी। वो सरकार जहां इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार पीछे डर के मारे हटती है और फैक्ट्स को, डेटा को छुपाने की कोशिश करती है। अब जैसे कि आप देखिए कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2023 में रिपोर्ट आती है कि 2022 में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया है। यानी कि एक दिन में किसान और मजदूर हम मिला ले तो लगभग 150 आत्महत्याएं हुई हैं एक एक दिन में। ये स्थिति रही। 2022 में 10,800 था, लेकिन 2023 की रिपोर्ट जब आती है उसमें पता चलता है कि 11,290 हो गया है। आय जो है वो घटी है। यहां तक कि आपने संसद में सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आय आप दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन 1.5% की कमी आ गई है, जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारा एंटरटेनमेंट खड़गे ने किया है। आज के जो किसान मांग कर रहे हैं नोएडा में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो मुआवजा जो कि कभी सरकार ने जो अधिग्रहण कानून बनाया है उसके तहत है। तो वो ऐसी डिमांड है जिस पर सरकार को खुद आगे बढ़ के, क्योंकि पूरा नोएडा तो किसानों की जमीन पर ही विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है, तो उसके जो असली मालिक हैं, जिन खेतों पे आज बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उन खेतों के मालिक अगर कानून सम्मत ढंग से अपना मुआवजा मांग रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? यह आंदोलन होना ही क्यों चाहिए? यह आंदोलन सरकार की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रतीक है, मैं ये कहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों को हल्के में ले रहे हैं। इस तरीके से पहले किसानों ने फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ी, और जब से मोदी सरकार आई है फसल और नस्ल की लड़ाई किसान लड़ता आ रहा है, और उसको बचाने की लड़ाई आज भी जो आंदोलन हो रहा है, या जो किसान आने भी वाले हैं वो भी इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि उनकी फसल और नस्ल खतरे में है। वो किस तरीके से खतरे में है कि जब किसान एमएसपी को लेकर मांग करता है, या बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करता है, या दिल्ली आने की बात करता है, तो उनको आतंकवादी, बड़े वही नाम जो संविधान की रक्षा करने वाले लोगों को आजकल दिया जा रहा है, वही नाम से पुकारा है। अब बात रही जयंत चौधरी किस तरफ खड़े रहेंगे, ये तो अब जयंत चौधरी को तय करना है कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे या किसानों की पीठ पर छुरा घोंपेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस देश में 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही आंदोलन है जिसने सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पे मजबूर किया। पहली बार मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के सामने अपने घुटने टेके और यह स्वीकारा कि नियम बनाने में उनसे कुछ कमियां रह गई हैं, जिन्हें किसानों से सलाह लेकर फिर से पूरा किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने किसानों की दोगुनी आय का वादा किया था, किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात की गई थी, और किसानों की फसल बर्बाद ना हो इसके लिए किसान बीमा, फसल बीमा योजना भी लाई गई थी। इन तीनों में बड़ी अनियमितताएं दिखी। अब दिल्ली में तमाम किसान फिर से इकट्ठा होने वाले हैं। एक तरफ 2024 के चुनाव का शुरुआती दौर शुरू हो गया है, सीटें तय होने लगी हैं, गठजोड़ शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ वो तमाम किसान जिन्होंने सरकार को बैकफुट पे भेजा था, एक बार फिर दिल्ली के भीतर अपनी वही मांगे लेकर के आ रहे हैं जो बड़ी साधारण है कि उनकी आय दोगुनी कब होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये वादा किया था तो किसानों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, हालांकि वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। आज नोएडा बॉर्डर पर भयंकर जाम है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इससे पहले भी पुलिस ने किसानों को किस तरह से रोके था वो दृश्य आपने देखे थे। सड़कों पर कीलें ठोक दी गई थी, कटीले तार लगाए गए थे उन लोगों के लिए जो आपका पेट भरते हैं, जो आप तक रोटी पहुंचाते हैं। आज बहस इसी बात पर, क्या इस बार का किसान आंदोलन 2024 के चुनाव में इस सरकार को एक कदम और पीछे ढकेलेगा, या फिर किसानों के मसले पे जो सरकार गंभीरता से नहीं सोच रही है उसके दिमाग के पुर्जे खोलेगा। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है पंकज जी, निवेदिता और संदीप। पहला सवाल निवेदिता आपसे ही, किसानों का ये पूरा आंदोलन जब इससे पहले शुरू हुआ, सरकार बैकफुट पर गई, 2024 का चुनाव है, एक तरफ विपक्ष जातिवार जनगणना का मुद्दा लेकर चल रहा है, दूसरी तरफ किसान अपना मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। क्या सरकार के लिए एक डर की घंटी है कि यहां अगर सरकार कमजोर पड़ी तो किसान इस मौके को भुना ले जाएंगे? बिल्कुल, ये डर है तभी सरकार, वो भी मोदी सरकार जो कि कहती है कि हम अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते हैं, वो पीछे हटी। वो सरकार जहां इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार पीछे डर के मारे हटती है और फैक्ट्स को, डेटा को छुपाने की कोशिश करती है। अब जैसे कि आप देखिए कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2023 में रिपोर्ट आती है कि 2022 में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया है। यानी कि एक दिन में किसान और मजदूर हम मिला ले तो लगभग 150 आत्महत्याएं हुई हैं एक एक दिन में। यह स्थिति रही। 2022 में 10,800 था, लेकिन 2023 की रिपोर्ट जब आती है उसमें पता चलता है कि 11,290 हो गया है।
आय जो है वो घटी है। यहां तक कि आपने संसद में सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आय आप दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन 1.5% की कमी आ गई है, जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारा एंटरटेनमेंट खड़गे ने किया है। तो एंटरटेनमेंट का मुद्दा है किसान भले ही, लेकिन डर तो इस बात का है। और देखिए, इस समय जिस तरह से किसानों का आना है, उससे सरकार इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि जो मुद्दे छुपाने की कोशिश हो रही है वो बाहर भी आ जाएंगे। अब आप ये देखिए, जैसे मौत का जो आंकड़ा मैं बता रही हूं, आपको पता है मौत के आंकड़े में भी घपलेबाजी होती है। ये डिसाइड कैसे होगा कौन किसान है कौन नहीं, इसके लिए लोकल लेवल पे आप समझिए कि तहसीलदार से लेकर के थानेदार, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और इस पे बकायदा बीबीसी की एक विस्तार में रिपोर्ट है कि जब ये आंकड़े बनते हैं तब गड़बड़ियां होती हैं। जो किसान होते हैं उनको शामिल भी नहीं किया जाता, या फिर आत्महत्या की है और जमीन की वजह से की है, फसल की वजह से की है, गरीबी की वजह से की है, यह भी तय नहीं हो पाता है। हो सकता है किसान ने खेती के लिए अपने आत्महत्या की, कर्ज की वजह से की, लेकिन उसको पर्सनल रीजन बता दिया जाए। यानी कि छुपाने के लिए आप देखिए कितनी कोशिशें हो रही हैं। और ये कोशिशें क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि किसान अगर आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिस तरह से पहले हुई कि 1 साल तक आंदोलन चलता है और पूरा तंत्र लगा दिया जाता है किसानों के खिलाफ। इवन आप आज का देखिए, आज कितनी बड़ी खबर है कि किसान आज भी है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील है। आप अभी गूगल करिए, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप अभी गूगल करिए और इसमें सबसे बड़ी खबर लाइन से दसियों खबर केवल ये आ रही है, लोगों को दिक्कत हो गई है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। जो कि शाहीन बाग के साथ किया गया वही किसानों के साथ हो रहा है। किसानों से बड़ी बात है कि रोड जाम हो गया। उससे बड़ा सवाल है एक, पंकज जी, वो सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगा, गंभीर सवाल है। इससे पहले जब आंदोलन हुआ, सरकार ने कहा ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है। सभी को 26 जनवरी का दृश्य भी याद होगा। अब फिर से किसान आ रहे हैं। एक बड़ा आरोप लगाया जाता है ये पंजाब और हरियाणा के समृद्ध किसान हैं, संपन्न किसान हैं, इनकी लड़ाई मांग जरूरतों की नहीं है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये आतंकी है। हालांकि फिर उन्हीं आतंकी और खालिस्तानियों से प्रधानमंत्री माफी भी मांगने आए और बैकफुट चले गए। क्या ये पूरे देश के किसानों का प्रोटेस्ट नहीं, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रोटेस्ट है? जो लोग ये कहते हैं कि किसान केवल समृद्ध हैं इसलिए आए हैं, तो एक बात तो सच है कि जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास कुछ दिन का भोजन है, किसानों का वही हिस्सा दिल्ली में आकर और साल भर तक प्रोटेस्ट कर सकता है, ये हकीकत है। गांव में तो आप खुद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं तब वो खाना खाते हैं, तो वो बेचारे कहाँ से आएंगे दिल्ली? लेकिन इससे उनकी स्थिति तो नहीं होगी ना। ये जो किसान मांग कर रहे थे, आज के जो किसान मांग कर रहे हैं नोएडा में, पहले उसकी बात कर लेते हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो मुआवजा जो कि कभी सरकार ने जो अधिग्रहण कानून बनाया है उसके तहत है। तो वो ऐसी डिमांड है जिस पर सरकार को खुद आगे बढ़ के, क्योंकि पूरा नोएडा तो किसानों की जमीन पर ही विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है, तो उसके जो असली मालिक हैं, जिन खेतों पे आज बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उन खेतों के मालिक अगर कानून सम्मत ढंग से अपना मुआवजा मांग रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? यह आंदोलन होना ही क्यों चाहिए? यह आंदोलन सरकार की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रतीक है। मैं ये कहूंगा, किसानों को आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपने उनकी जमीन ली है भाई, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन पे, उनको क्या मिल रहा है? तो आप जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून जो बना था, उसमें भी इन्होंने तब्दीली की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने बड़ा एक आंदोलन किया और उसके बाद इन्हें वापस लेना पड़ा। अभी जो मुद्दा है जिस पर शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है कि 16 फरवरी को जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसने साल भर तक दिल्ली को घेरे रखा था, उसने ग्रामीण भारत बंद का कॉल दिया है और इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी वो हड़ताल होगी। ये भी बताता है कि जो मोदी जी के चारों तरफ आज विज्ञापन चल रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, उस गारंटी की हकीकत बता रहा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इन्होंने कहा था कि एमएसपी पर जो किसानों को भाव देना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आंदोलन जब हो रहा था उसी शर्त पे वो वापस हुआ था। आज तक एमएसपी का मसला क्यों नहीं हल हुआ? सरकार, यही तो किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो लागत है C2 प्लस 50%, यानी जो टोटल कॉस्ट उनकी है उस पर 50% आय का जोड़कर, मुनाफा जोड़कर उनको एमएसपी दी जाए। उसको ये देने को तैयार नहीं है और ये मुद्दा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसीलिए सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण और इस तरह के तमाम वो करती है कि जो वर्गीय प्रश्न है वो ना आए। ये विपक्ष का भी मुद्दा है। राहुल गांधी केवल जाति जनगणना का प्रश्न नहीं उठा रहे, उन्होंने जो 5 न्याय की बात की है उसमें किसानों को न्याय, मजदूरों को न्याय, युवाओं को न्याय, स्त्रियों को न्याय और सामाजिक भागीदारी की बात है। तो आने वाले चुनाव में ये बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश का, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यही नहीं दक्षिण में भी किसानों की ये बड़ी मांग है। और किसान अगर वर्गीय आधार पर संगठित हो गए तो इस सरकार का जो पूरा मायाजाल है उसको इस देश के किसान काट देंगे, ऐसा डर है मोदी सरकार को। और इसीलिए आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जो राजनीतिक शक्ति रही है राष्ट्रीय लोकदल, उसको अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका जो समर्थक वर्ग है वो मूलतः किसान है। लेकिन अगर किसानों का मुद्दा प्रबल हो गया, वो फोरफ्रंट पे आ गया, तो उसकी जो राजनीतिक शक्ति अपने को समझती है, क्या वो उसके खिलाफ खड़ी हो पाएगी? और खड़ी हो पाएगी तो क्या उसे जन समर्थन मिल जाएगा? अभी देखना है कि 16 तारीख को किस तरह का इस देश में किसान आंदोलन का जो फिर से शुरुआत होने जा रही है उसका रंग क्या होता है, क्योंकि अगर यह रंग गहरा हुआ तो मोदी सरकार का रंग उड़ जाएगा। संदीप जैन चौधरी बहुत नजदीकी से इस किसान आंदोलन से जुड़े थे और भाजपा के खिलाफ बहुत मुखर रहे। अब जैन चौधरी भाजपा के साथ हैं, किसान आंदोलन फिर से होगा। क्या लगता है, जयंत आंदोलन के खिलाफ खड़े होंगे या आंदोलन में फिर से आके जुड़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों को हल्के में ले रहे हैं। जिस तरीके से पहले किसानों ने फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ी, और जब से मोदी सरकार आई है फसल और नस्ल की लड़ाई किसान लड़ता आ रहा है, और उसको बचाने की लड़ाई आज भी जो आंदोलन हो रहा है या जो किसान आने भी वाले हैं वो भी इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि उनकी फसल और नस्ल खतरे में है। वो किस तरीके से खतरे में है कि जब जब किसान एमएसपी को लेकर मांग करता है या बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करता है या दिल्ली आने की बात करता है, तो उनको आतंकवादी, बड़े वही नाम जो संविधान की रक्षा करने वाले लोगों को आजकल दिया जा रहा है, वही नाम से पुकारा है। अब बात रही जैन चौधरी किस तरफ खड़े रहेंगे, ये तो अब जैन चौधरी को तय करना है कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे या किसानों की पीठ पर छुरा घोंपेंगे, जिन किसानों की वजह से आज जैन चौधरी नेता बने हुए हैं। ये जैन चौधरी को तय करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरा मामला आज किया है कि भूमि अधिग्रहण का मामला, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लाने वाला कौन? वो व्यक्ति जो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी की वजह से एक बड़े किसान नेता ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आज किसान भूमि अधिग्रहण बिल किसी की देन है तो वो राहुल गांधी की देन है। तो क्या सिर्फ राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आए इसलिए किसानों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि राहुल गांधी का एक फिर से फेम तैयार ना हो जाए कि इनको मुआवजा दिया तो राहुल गांधी के एक बार फिर किसान उनकी तरफ ना ढल जाए? तो मुख्य बात यही है कि किसान डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर में एक बार फिर झुकना पड़ेगा, पूरी मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे किसान के आगे। और पंकज जी, अगर बेसिक सवाल पे बात करें पॉलिटिकल बीट से हटकर, कि इस देश में किसान की असली समस्याएं क्या हैं और सरकार में उनकी समस्याओं को लेके बेसिक समझदारी है या नहीं है, अगर इन दोनों फ्रेम को रख के देखें तो सरकार किन किन मुकाम पर नाकाम दिखती है, कम समझदार दिखती है? देखिए, अगर आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं और गंभीरता से समझना चाहेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जो सरकार चल रही है उसकी आर्थिक नीतियां क्या है, उसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है। ये सरकार ये चाहती है कि जो इस देश के बड़े पूंजीपतियों की निगाह है, पहले तो उनकी निगाह रिटेल सेक्टर पे गई और मॉल्स को जिस तरह से एक छोटे दुकानदारों को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया गया। अब वो देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी और लगातार हर क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, लेकिन किसान के पास जो ज़मीन है वो उस पर आत्मनिर्भर रह के वो बड़े से बड़े संकट को पार कर लेता है। और इतिहास, पूरे भारत का आप इतिहास देखें तो इस देश में अभी निवेदिता बता रहे थे कि आत्महत्या किसान करते हैं आजकल। कभी भी इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करता था, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से अपने भोजन का जुगाड़ कर लेता था, क्योंकि वो उसके पास एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसके पास अपनी खाद थी, पशुधन, उसके पास अपने बीज थे, उसके पास अपना श्रम था और उसके पास ज़मीनें थी। तो वो पूरी तरह से निर्भर था। सिंचाई की व्यवस्था आज़ादी के बाद खास तौर पर जब नहरों का जाल बिछा तो फिर आपको प्राकृतिक रूप से जो वर्षा है उस पर उतना निर्भर नहीं होना पड़ा। हालांकि वो एक बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन फिर भी सिंचाई अगर मिल जाए तो इस देश की ज़मीन, खास तौर पर अगर आप उत्तर भारत को देखें तो उस देश की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि आपको बहुत कोई मेहनत करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती जो शायद यूरोपीय देशों में या अन्य जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि जो किसानों का उत्पाद है उसका जो पूरा विपणन है वो बड़े बड़े पूंजीपति करें। आप सोचिए कि अडानी जैसे लोग दाल में आ गए हैं, आटे में आ गए हैं, तमाम बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कि आटा और दाल वो किसान से जो 10 रुपए में खरीदते हैं वो हमको आप तक मिलते मिलते वो 150 रुपए किलो हो जाता है।
तो सवाल यह है कि किसानों को अगर आप ज्यादा उनको पूरा तरीके से उनकी जो मांग है कि कॉस्ट प्राइस प्लस 20% जो स्वामीनाथन फॉर्मूला जो कहा जाता है एमएसपी का, अगर वो देंगे तो फिर पूंजीपतियों के लिए दिक्कत होगी। सरकार ये चाहती है, बल्कि अब तो खेती का एक नया वो सिलसिला शुरू करना चाहते हैं कि कई 100 एकड़ एक साथ लेकर किसानों से वो पूंजीपतियों को दे दिया जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहेंगे, और किसान उसमें फिर मजदूरी करे, उसको कुछ उसका मुनाफे का हिस्सा दिया जाए। तो इस देश में पूरा जो कृषि कानून लाया गया था उसके मूल में ये है, किसानों का जो आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता है वो इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी से टकरा रही है। ये सारा संघर्ष है। इसके पहले इस देश में हरित क्रांति भी हमने देखी, क्रांति देखी, किसानों ने ही की ना, पशुपालक भी तो किसान ही है ना, और पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज हम देखते हैं कि बीज पर किसका नियंत्रण है, बीज पर मल्टीनेशनल कंपनीज का नियंत्रण है। तो बीज जो है वो महंगा हो गया, और उस बीज का आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमारे पारंपरिक बीज थे उनमें उत्पादकता की कमी जरूर थी, और जिसको बढ़ाया जा सकता था, और एक विज्ञान के क्षेत्र में वो चुनौती है, लेकिन बीज के लिए उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वो बीज के लिए निर्भर है। पशुधन अब उस तरह से है नहीं, क्योंकि चारागाह समाप्त हो गए हैं, और गोबर की खाद उस बड़े पैमाने पर नहीं, रासायनिक खाद पे पूरा तंत्र एक तरह से निर्भर है। वो कीमत भी पूंजीपति ही तय करते हैं। तो हर साल खाद का, बीज का दाम बढ़ता है, इससे उनकी लागत किसानों की बहुत बढ़ गई है। फिर वो बैंकों से या महाजनों से कर्ज लेते हैं, और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर वो फिर खुदकुशी करते हैं, क्योंकि किसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने दरवाजे पर बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक जमाने पे महाजन भी किसानों को कर्ज देते थे तो वो एक स्तर से ज्यादा उसको नहीं सताते थे, और ये चाहते थे कि ये भी जीवित रहे। लेकिन एक बैंक मैनेजर को इससे क्या है, उसे तो अपना टारगेट पूरा करना है, वो जाके ट्रैक्टर खिंचवा लेगा, वो कुर्की करा लेगा, और वो फिर बेइज्जत भी होता है और उसका सब कुछ चला जाता है। जो कैश क्रॉप की ओर बढ़ती जो पूरी नीति रही है कि हम नकदी फसलों को बढ़ाएंगे, तो नकदी फसलों में जो उसकी उत्पादन लागत है वो कई गुना बढ़ जाती है, और वहां से किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह की व्यवस्था करें जिसमें किसानों को बीज पर, खाद पर, इन सब चीज के लिए इस तरह से कर्जदार ना होना पड़े। मेरा यह मानना है कि जिस दिशा में मोदी सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को और क्रोनी कैपिटलिस्ट लॉबी के पक्ष में जिस तरह से काम कर रही है, उसकी वजह से सारा तनाव बढ़ रहा है। निवेदिता, एक सवाल मैं आपसे ही पूछने वाला हूं। जैसे इस देश में जितना भी उद्योगपति वर्ग है, वो सुई से लेके जो जहाज तक बनाता है, वो एमआरपी डिसाइड करता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उसको ज्यादा से ज्यादा किस मूल्य में बेचा जा सकता है। वहीं जब किसान की फसल खरीदने की बारी आती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है कि इसको कम से कम कितने में खरीदा जाए, और वो भी किसान खुद नहीं तय कर पाता है। और जो तय भी होता है उस पर बीच में परसेंट कटता है, जो लोग खरीदने वाले होते हैं कमीशन खाते हैं। कई बार तो किसान अपना अनाज लेकर भी नहीं जा पाता है, सड़ जाता है। मिसमैनेजमेंट है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रोसेस, क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी प्रधानमंत्री 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और 40 करोड़ लोग इस देश के जो किसान मोटे तौर पर इस देश का पेट भर रहे हैं, उनके अनाज का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मंडी सिस्टम डिमोलिश हो रहा है। जी देखिए, जो ये बात है ना मिसमैनेजमेंट की, ये सबको पता है, और इतने ढंग से पता है कि अगर किसान किसी को अच्छा जीवन जीते हुए दिख जाता है तो कहा जाता है कि वो किसान नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में सर से ही बोला था कि अमीर हैं तो ये किसान नहीं है, ये लोग केवल आंदोलनकारी हैं। जो गरीब किसान है वो कैसे आएगा? सर की इस बात से मैं सहमत हूं। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में 2022 में 10 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। ठीक, वहां पर स्थिति इतनी बुरी है। देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं महाराष्ट्र में, और वहां पे विधानसभा में ये मामला उठाया गया कि आप जो मरने का मुआवजा देते हैं ना, उसमें भी घपलेबाजी ये करते हैं। और अंत में जो किसान इतना मजबूर है कि वो जान दे रहा है, जो झेल नहीं पा रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि महाराष्ट्र का वो किसान दिल्ली आ पाएगा? उनकी लड़ाई तो हरियाणा वाले ही लड़ेंगे, उनकी लड़ाई तो जो पंजाब के समृद्ध किसान है वही लड़ेंगे। और इतिहास में आप देखिए ना, आंदोलन जो पावरफुल लोग थे उन्होंने शुरू किए, उनके साथ गरीब और कमजोर तबका बाद में जुड़ गया। और जहां तक बात है मिसमैनेजमेंट की, दिक्कत यह है, देखिए आप कि अभी आप देखिए जीडीपी में योगदान लगातार घटा है। कभी जो 40% से ज्यादा होता था, आज वो लगभग 17% पे आ चुका है, 14% पे आ चुका है। स्थिति ऐसी होगी, क्यों हुई है? आप सामाजिक इसका पहलू देखिए। कौन ऐसा किसान का भी बच्चा है जो कहेगा कि मैं किसान बनना चाहता हूं? आप ये देखिए कि सूट बूट वाली मीडिया ये साबित करने पे तुली हुई थी कि जो ढंग का खा रहे हैं वो किसान नहीं है,
जो ढंग का खा रहे हैं वो दलित पिछड़े नहीं है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन क्योंकि इन्हें भी पता है कि भैया मिसमैनेजमेंट तो है, हर दूसरे दिन खबर आती है कि कभी किसान टमाटर सड़कों पे फेंक देते हैं क्योंकि 10 पैसे में उनको बेचना पड़ रहा है, कभी प्याज फेंकते हैं, कभी दूध बहा देते हैं क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। लेकिन ये सारी बातें सामने आ जाएंगी तो फिर क्या है कि अरे नहीं नहीं चुनाव आने वाले, सब नहीं होगा। संदीप क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मोदी सरकार जब से बड़ी है ये कुछ देने की बजाय लोगों को भ्रम में डाल रही है। किस तरीके से? बैकलॉग की भर्तियां भरनी थी, दलितों की, पिछड़ों की भर्तियां भरनी थी, तो उन्होंने किसान के मुद्दों पे बात करें ना, पूरा वहीं पे आपको पूरा आपका मुद्दा वहीं पे आएगा। धीरा आप सुनिए, बैकलॉग की दलितों की भर्तियां भरनी थी, इन्होंने क्या किया, SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की, उल्टा। ठीक है, फिर क्या करा, उसमें एक संशोधन लेकर आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो मतलब संशोधन लिया है तो वो वापस हो गया। कुछ नया नहीं हुआ, उसको करा वापस लिया है, वहीं पे हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, फिर उसी में से 10 रुपए कम कर दिए, वापस वहीं पे आ गया। किसानों के लिए MSP देनी थी, वो नहीं किया, नया कानून लेकर आ गए और किसानों को जैसा क्या दिया, हमने कानून वापस लिया। नया तो कुछ किया ही नहीं। आप सोचिए, इन तमाम वर्गों के लिए, चाहे वो किसान हो, दलित मजदूर हो, इन लोगों की नया कुछ नहीं आ रहा है। बस एक एडिशनल कानून ऐसा लाया जा रहा है जो उनके पक्ष में नहीं है, उसी कानून को वापस ले जाके उनको खुश कर दिया जा रहा है। हमें शुक्रिया कहिए कि हमने आपको मारा नहीं, बस इतना कहा जा रहा है कि हमने आप पेट्रोल के दाम 150 कर दीजिए, फिर उसमें से 50 घटा के 100 पे ले आए हैं हम। 150 से 100 पे लाने की काबिल किसी में तो एक अकेला काफी है। वही वाली बात हो रही है, कोई मामला है नहीं दूर दूर तक। तो इस बहस के जरिए एक चीज और समझिए कि 2014 में किसानों की आत्महत्या की दर थी 2600 से 2700, 14 से 15 आया, 15 से 16, यह आंकड़ा 3000 पार कर गया। संसद में नेता कहते रहे कि किसानों के लिए काम हो रहा है। एक दौर हमने यह भी देखा कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा इतना बढ़ा कि अकेले महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई। 18-19 का दौर था, लोकसभा के चुनाव होने थे, यह आंकड़ा 5000 पार कर चुका था। अब 2022 और 23 की रिपोर्ट के आधार पर, जिसे निवेदिता ने कोट भी किया, 10,000 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार सदन में इस आंकड़े पर बात नहीं कर रही है। सरकार इस बात पर बहस ही नहीं करना चाहती है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। बहस इस बात पे हो रही है कि नेहरू ने देश के लिए क्या गलत फैसले लिए थे। यह तय आपको करना है कि आपके लिए किसान क्यों जरूरी है। आप हर रात जब अपने खाने की थाली पे बैठेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये रोटी आई कहां से। हमारी और वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आज की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं कल की फिर से नई बहस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।